प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के संबंध में। साथ ही साथ परावर्तन का क्या नियम होता है, परावर्तन का नियम किस प्रकार के तलों के लिए उपयोगी होता है। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से समतल तलों से जब परावर्तन होता है तो उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, उनके संबंध में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि आपको याद होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी तल पर गिरती है तो किसी तल पर गिरने के पश्चात उसका कुछ भाग या अधिकांश भाग वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए कि जैसे ही किसी तल पर कोई प्रकाश की किरण गिरी तो प्रकाश की किरण गिरने के पश्चात उसका अधिकांश भाग या कुछ भाग वापस कर दिया गया। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि प्रकाश की किरण किसी तल पर आपतित होती है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस प्रकार की घटना को हम परावर्तन की घटना कहते हैं अथवा रिफ्लेक्शन की घटना कहते हैं। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट होगी, वह किसी तल से टकराएगी एंड बाउंस बैक करेगी। इसका मतलब टकरा करके फिर वापस लौट जाएगी। यही घटना प्रकाश के परावर्तन की घटना कहलाती है। अब यहां पर देखिए कि जब परावर्तन की बात हो रही है तो इस परावर्तन में या रिफ्लेक्शन में अब यह चिकने और चमकदार तल, चिकने व चमकदार या पॉलिशदार, चिकने और चमकदार तल या पॉलिशदार तल से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। साथ ही साथ अगर कोई खुरदरा तल है तो उस खुरदरे तल से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पर पॉलिश्ड सरफेस से भी रिफ्लेक्शन की घटना होती है और खुरदरे तल से भी परावर्तन की घटना होती है। लेकिन चिकने और चमकदार तल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर परावर्तन अधिक होता है, लेकिन खुरदरे तल से क्या होता है, यहां पर परावर्तन कम होता है। परावर्तन होता है लेकिन यह परावर्तन कम होता है। अब यहां पर देखिए, अगर चिकना व चमकदार तल होगा अथवा पॉलिशदार तल होगा तो परावर्तन एक दिशा में होगा, एक दिशा में होगा। अब इसकी एक निश्चित दिशा होगी कि यदि चिकना और चमकदार तल है और उस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो वह एक निश्चित दिशा में परावर्तन के पश्चात जाएगी। लेकिन जब हम खुरदरे तल को लेते हैं या रफ सरफेस को लेते हैं तो रफ सरफेस में परावर्तन प्रत्येक दिशा में होता है। अब इस चित्र को समझिए। यहां पर देखिए कि यहां पर एक समतल दर्पण यम और यम डैश लिया गया है। इस पर एक प्रकाश की किरण AO आपतित हो रही है और आपतन बिंदु O पर टकराने के पश्चात यह OB दिशा में यह परावर्तित होकर के वापस चली जा रही है। इसका मतलब जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चली थी, या यहां पर कह लें कि यहां पर वायु माध्यम है और यहां पर भी वायु माध्यम है, तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चली थी टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट गई। यहां पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण की एक निश्चित दिशा है। लेकिन यहां पर एक खुरदरा तल लिए हुए हैं। यह खुरदरा तल है या रफ सरफेस है या कोई वस्तु है, जैसे यह कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी, टेबल या इस तरह की कोई वस्तु है। जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, देखिए यहां पर यह प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस वस्तु से टकराने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में परावर्तन हो जाता है और परावर्तन की मात्रा कम होती है। अब फिर ध्यान दीजिए बेटा कि जब हमको इस प्रकार से चिकने और चमकदार या पॉलिशदार तल को बनाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक कांच लेते हैं।
एक कांच का तल लेते हैं, यहां पर यह ग्लास सरफेस है या कांच है, और इस कांच के ऊपर हम सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, यहां पर Ag की पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर की पॉलिश जब इस पर कर दिया गया, सिंपली सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करते हैं, तो ये सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश कर दिया गया। इसके पीछे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको रक्षित करने के लिए इस पर रेड पेंट या लाल पेंट लगा देते हैं, जिससे यह सुरक्षित हो जाए, क्योंकि समय के साथ एल्युमिनियम धूमिल होना शुरू हो जाता है, और जब वह धूमिल होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उसका सरफेस फिर क्या होगा, खुरदरा होता चला जाएगा। फिर यहां पर देखिए बेटा कि जब हम प्रकाश किरण की बात करते हैं, तो प्रकाश किरण को यहां पर एक तीर के द्वारा, यह प्रकाश किरण है और इसको एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यह लाइट रे है। फिर अगर समांतर किरण पुंज है, तो इस समांतर किरण पुंज को, यह समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है, और इसे यहां पर इस प्रकार से 3-4 रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिनके बीच में दूरी एक समान रखते हैं। जैसे समांतर रेखाओं के बीच में एक समान दूरी होती है, उसी तरह से समांतर किरण पुंज के बीच में एक समान दूरी होती है। अब देखिए, जब समतल तल से प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, तो इस समतल तल से प्रकाश के परावर्तन में देखिए क्या क्या बातें हैं। यहां पर हमने एक समतल तल लिया हुआ है। समतल तल का मतलब हुआ कि यहां पर हमने क्या लिया हुआ है, एक दर्पण लिया हुआ है, समतल दर्पण लिया हुआ है, प्लेन मिरर लिया हुआ है, प्लेन मिरर। यह प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर को हमने कैसे प्रदर्शित किया है, यम और यम डैश, यह समतल दर्पण है। ठीक बेटा। अब यहां पर देखिए, इस समतल दर्पण पर कोई आपतित किरण AO, यह आपतित किरण है या इंसिडेंट रेज है। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, वह किरण जो किसी तल से टकराती है, ऐसी प्रकाश किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। फिर यहां पर बिंदु O है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसी बिंदु पर आकर के आपतित किरण इस तल से टकराती है, इसीलिए यह आपतन बिंदु कहलाता है। फिर यहां पर OB, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण या इसको रिफ्लेक्टेड रे, यह परावर्तित किरण है। तो वह किरण जो किसी समतल तल से या किसी प्रकार के तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ऐसी प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। फिर बात आती है कि NO या NON डैश, यह क्या कहलाता है, यह अभिलंब कहलाता है या इसको नॉर्मल कहते हैं। अब यहां पर प्रत्येक जो तल है, हमने कागज का कोई तल लिया हुआ है या कोई तल लिया हुआ है, वह समतल हो सकता है अथवा खुरदरा हो सकता है। उस तल पर यदि एक लंबवत रेखा खींच दें तो वह अभिलंब कहलाएगा। तो किसी तल पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब है यहां पर। और फिर देखिए AON, कोण AON, यहां से प्रत्येक, यहां पर याद रखना है आपको कि कोणों का मापन सदैव अभिलंब से किया जाता है, अभिलंब से प्रारंभ करके। तो कोण AON, इसे हम कहते हैं आपतन कोण, इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कोण I से या I से प्रदर्शित करते हैं, यह कोण I है। फिर इसी प्रकार से देखिए बेटा,
नॉर्मल या अभिलंब तथा जो परावर्तित किरण है उसके बीच बनने वाले कोण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। और कोण NOB, कोण NOB यह बराबर है परावर्तन कोण, और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इसे कोण R से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर इतने टर्म को आपको याद रखना है कि समतल तल क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, इसमें पूरी तरह से स्पष्ट आपको रहना है। फिर अब ये देखिए बात आगे आती है कि परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर देखिए कि परावर्तन के नियम क्या है। पहला नियम क्या कहता है, परावर्तन का जो पहला नियम है वह बताता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाती है। तो पहला नियम यहां पर है आपतन कोण यह बराबर होगा परावर्तन कोण के, या इसी को लिख सकते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। परावर्तन कोण और आपतन कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर देखिए बेटा दूसरी बात यहां पर आपको महत्वपूर्ण बात है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब यहां पर देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, और यहां पर आपतित किरण क्या है, AO है, फिर अभिलंब क्या है, NO है, और यह परावर्तित किरण क्या है, यह OB। इसका मतलब है कि यह AO, NO और OB तीनों कागज के तल में स्थित होंगे, न तो कागज के तल के ऊपर स्थित होंगे, न तो कागज के तल के नीचे स्थित होंगे। जो भी तल आपने लिया है वह दर्पण के रूप में हो सकता है, वह मेज कुर्सी के रूप में हो सकता है, या जिस प्रकार का तल आपने लिया है उस तल में ही स्थित होगा, उस तल के ऊपर भी स्थित नहीं होगा, उस तल के नीचे भी स्थित नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये हमने एक तल लिया है तो आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों इसी तल में स्थित होंगे। अब देखिए यहां पर आप समझिए कि कभी कभी यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपने ये प्रश्न दिया गया कि NO N डैश है, अगर कोई प्रकाश की किरण AO यह यहां पर 25 अंश का कोण, आपतन कोण I यह बराबर, या कोण I यह बराबर है 25 डिग्री, तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण यह परावर्तन कोण R यह बराबर भी कितना होगा, 25 डिग्री के बराबर होगा। तो ये पहला टाइप हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर यहां पर देखिए दूसरी दशा क्या हो सकती है कि एक समतल तल दिया गया है
और इस समतल तल पर यह NO डैश अभिलंब है। कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है और कोण यहां से दिया गया है। जैसे मान लें कि यह कोण दे दिया गया 45 अंश के बराबर। अब आपसे पूछे कि इसका आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण अब क्या होगा, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए, प्रत्येक कोण का आपतन कोण या परावर्तन कोण का मापन सदैव अभिलंब से किया जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक कुल कोण कितना है, कोण अगर इसको ले लें NO और इसको M डैश है, तो NOM कोण NOM यह बराबर कितने के है, 90 अंश के बराबर है। और हमको निकालना है कोण AON। तो कोण AON बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोण AON यह कितने के बराबर होगा, यह 45 अंश के बराबर होगा। फिर देखिए, ये तो बात हो गई कि परावर्तन और जो अपवर्तन, परावर्तन और आपतन कोण है उनका किसी न किसी रूप में मान ज्ञात करने वाले प्रश्न MCQ में या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर दूसरी बात देखिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर है वह यह कि यदि हमने कोई एक समतल तल लिया हुआ है और कोई प्रकाश की किरण इस समतल तल पर अभिलंबवत गिर रही है, यह प्रकाश की यही इसका नॉर्मल भी है और यही जो है इस पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत गिर रही है। अब यहां पर देखिए बेटा, यह आपतित किरण है और यही परावर्तित किरण है। तो इस दशा में यदि कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर अभिलंबवत या 90 अंश का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है, तो इस दशा में आपतन कोण I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और परावर्तन कोण R बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन का पहला जो नियम है वो बता रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल तल पर अभिलंबवत आपतित होती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस बात को आपको पूरी तरह से याद रखना है कि यह घटना तभी होती है, प्रकाश की किरण जैसे जाएगी, टार्च कभी आपने मिरर पर जलाया होगा, घरों में दर्पण होंगे, उस पर टार्च आप जलाइए और सीधा जलाइए, तो जिस मार्ग से प्रकाश की किरण जाएगी उसी मार्ग से प्रकाश की किरण वापस लौट आती है। अब बात करते हैं दो चीजों की कि नियमित परावर्तन क्या होते हैं और अनियमित परावर्तन क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और साथ ही साथ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब यहां पर नियमित परावर्तन व अनियमित परावर्तन, इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। याद रखिए, यहां पर देखिए बेटा, यदि कोई हमने तल लिया हुआ है और यह तल चिकना और चमकदार तल है, यह तल हमने लिया M और M डैश और यह चिकना चमकदार तल है। यदि समानांतर प्रकाश की किरणें देखिए इस प्रकार से समानांतर किरण पुंज अगर इस पर आपतित हो रहा है, यह सभी समानांतर प्रकाश किरण पुंज हैं और परावर्तन के पश्चात अगर यह समांतर रहते हैं, परावर्तन के पश्चात यदि प्रकाश की किरण समानांतर किरण पुंज के रूप में रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन में हमने क्या देखा कि जो आपतित किरण है,
आपतित किरण। आपतित किरण यह कैसी है? समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है। और जो परावर्तित किरण है यह भी कैसी है? यह भी समांतर किरण पुंज के रूप में है। तो यदि किसी तल पर समानांतर प्रकाश की गिरने के पश्चात हमको अंततोगत्वा या परावर्तन के पश्चात जो किरण प्राप्त हो रही है वह भी समानांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहां पर देखिए बेटा, समतल दर्पण से या स्थिर जल से समतल दर्पण से अथवा स्थिर जल से जो परावर्तन होता है उसी परावर्तन के कारण, क्योंकि यहां पर नियमित परावर्तन होता है और उसी नियमित परावर्तन के कारण स्थिर जल में भी हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। अगर किसी तालाब में किसी जगह पर पानी रुका हुआ है तो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसी प्रकार से समतल दर्पण में आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यह परावर्तन क्या होगा? यह परावर्तन क्या कहलाएगा? यह नियमित परावर्तन कहलाएगा। अब देखिए बेटा, आगे बात आती है कि अनियमित परावर्तन क्या होता है। अनियमित परावर्तन में क्या होता है? यहां पर देखिए कि यदि कोई सरफेस खुरदरा है, यहां पर देखिए यह खुरदरा तल है और यदि कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित हो रही है, हमने समानांतर प्रकाश की किरण इस पर आपतित किया, लेकिन परावर्तन के पश्चात यदि प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में, यहां पर देखिए परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें यह विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही हैं। इसका मतलब है कि आपतित प्रकाश की किरण समानांतर प्रकाश किरण के रूप में है, लेकिन परावर्तित प्रकाश की किरण वह समानांतर प्रकाश किरण के रूप में नहीं है। तो यह क्या कहलाएगा? यह अनियमित परावर्तन कहलाएगा, अनियमित परावर्तन कहलाएगा और यह नियमित परावर्तन कहलाएगा। अब देखिए बेटा, कमरे में रखी हुई वस्तुएं, कमरे में यदि कुर्सी रखा हुआ है, मेज रखा हुआ है या इसी प्रकार से टेबल रखा हुआ है, फैन रखे हुए हैं या कूलर्स रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को कमरे में बैठे हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं सबको दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति को दिखाई देगा, सभी व्यक्ति को दिखाई देता है। तो यह अनियमित परावर्तन हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र में प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात पहुंच रही हैं और क्योंकि यहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है तो प्रत्येक व्यक्ति के नेत्र पर परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पहुंच रही हैं। इसी प्रकार से सिनेमा हॉल में या पिक्चर हॉल में आपने देखा होगा कि जो स्क्रीन लगी होती है उस स्क्रीन पर जो फिल्म चलती है वहां से भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है और उस हॉल में 500 1000 लोग बैठे हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को चित्र अथवा प्रतिबिंब बड़े आसानी से दिखाई देता है। यह अनियमित परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। अब दूसरी बात यहां पर आपको याद रखना है कि जब हम परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन के जो नियम हैं वह परावर्तन के नियम चिकने और चमकदार तल के लिए भी सत्य हैं या समतल तलों के लिए सत्य हैं। इसी प्रकार से परावर्तन के जो नियम हैं वह गोलीय तलों के लिए भी सत्य हैं। गोलीय तलों को कहने का मतलब है कि यह उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए भी सत्य हैं। यह परावर्तन के नियम समतल और गोलीय दोनों तलों के लिए सत्य हैं। हैव ए नाइस